कि हमारी देश की लड़कियां, हमारी देश की नौजवान इस देश को आजाद करने के लिए अपना जान दे रहे थे। सावरकर सेलुलर जेल में बैठ बैठ के माफीनामा लिख रहे थे कि हमसे बड़ी गलती होगी। इस देश का जो सरकार है आपके सामने खुली चुनौती दे रहा है। अगर आप गरीबों के बारे में बात करेंगे, छात्रों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, नागरिक के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, इस देश के अंदर संविधान को लेकर बात करेंगे, आप जेल के अंदर रहेंगे। उनको लग रहा है वो इसलिए बेरोजगार है क्योंकि हमारे देश में मुसलमान का संख्या बढ़ गया। उनको लग रहा है इसलिए उनके देश में गरीबी है, उनके घर में गरीबी है क्योंकि मुसलमान बाहर से आए थे और हमसे हमारी सारी संपत्ति लेके वो भाग गए। ये जो सोच है, ये जो नफरत पैदा उन्होंने किया है, बीजेपी आरएसएस 2014 साल के बाद से हमारी देश के अंदर इस नफरत को हमारे दिमाग में घुसाया है। जय श्री राम बोल के हिंदुत्व का झंडा लेके मस्जिद तोड़ने जाते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम तैयार हुआ था 90 के दौर से, उस आइडियोलॉजिकल वैक्यूम में आके आज नरेंद्र मोदी कह रहा है, आज बीजेपी कह रहा है कि ये हमारा सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है। अभी आपको कोई राजनीतिक दल का सदस्य होने के लिए कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग, हमारे पीढ़ी के लोग कॉलेज में आ रहे, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई विचारधारा नहीं है। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, यहाँ पे आए हुए सारे छात्र संगठन के जो संगठक है, जो हमारे कॉमरेड्स हैं, सारे लोगों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम। इसके पहले जब एआईएसएफ के साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि क्यों आज ये ज़रूरत है, हम में से जितने सारे लोग जो हम अमन पसंद है, जो इस देश के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, गणतंत्र चाहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है कि सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा तक नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, ऑफ कोर्स वो हमारा प्राइमेसी है, वो हमको ज़रूर करना है, लेकिन हमें लगता है ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लंबा है, ये लड़ाई बड़ा है। आपको याद होगा जब हमारे पिछले पीढ़ी है, जो मेरे दादाजी के जनरेशन होंगे, जब वो लोग बड़े हो रहे थे, जब वो लोग राजनीति के अंदर आ रहे थे, उनके सामने एक विचारधारा बड़ा स्पष्ट था। इस देश के ज्यादातर लोग 1945 के बाद से वो जब राजनीति के अंदर आए, उनके अंदर एक एंटी कॉलोनियल स्पिरिट था। ब्रिटिश राज के खिलाफ वो बात कर रहे थे, औपनिवेशवाद के विरोध में वो बात कर रहे थे। उनकी जो राजनीति था, उस राजनीति के अंदर एंटी कॉलोनियलिज्म था, एंटी इंपीरियलिज्म था। उसके बाद 70 की पीढ़ी में अगर हम देखेंगे, हमारे जो पापाओं के जनरेशन, माओ के जनरेशन, हमारे माता पिता का जो प्रजन्म है, अगर उसमें हम देखेंगे, उनकी पीढ़ी में देखेंगे, उनमें भी बहुत सारे लोग जो लाल झंडे की राजनीति करते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग। हम लोगों को लगा कि वामपंथा एक सोल्यूशन है, हमारी राजनीति की आधार वामपंथा होने वाला है। हमारी आंखों के सामने, उन लोगों की आंखों के सामने एक सोवियत रशिया था, जिसको देख के वो सपना देखते थे कि आदर्श दुनिया, एक प्यारा दुनिया, एक सुनहरी दुनिया कैसा होगा, सोवियत रशिया जैसा होगा। हमने देखा उसी दौर पे, उसी वक्त पे, इस देश के बहुत सारे जगह पे जो लोग कहते हैं कि हम डिग्निटी को लेके मूवमेंट करते हैं, हमारी राइट, हमारी परिचिति के आधार पे जो राजनीति करते हैं, वो लोग भी उभर के आए। जो भी साथी आए हैं, सभी लोगों को दोबारा हमारी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, लाल सलाम। हम सब लोगों को इसी ऊर्जा के साथ, इसी स्पिरिट के साथ, इसी साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो बात मैं कह रही थी कि जो राजनीति हमारे देश के अंदर चलती थी, उस राजनीति के अंदर एक विचारधारा की आधार था। पर 90 दशक के बाद अगर हम देखेंगे, जो परिवर्तन हमारे देश के अंदर आया है, जो इकोनॉमिक परिवर्तन आया है, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वो परिवर्तन सिर्फ अर्थनीति के आधार पे तो आया नहीं, हमारे समाज में भी बहुत सारी चेंजेस आए। जो लोग इसके पहले कलेक्टिविटी में विश्वास करते थे, एकता में विश्वास करते थे, युद्धबद्धता में विश्वास करते थे, वो लोग इंडिविजुअल बनने लगे, अकेला बनने लगे। और हम देखते हैं इस 90 दशक की बात से ही, जिसको अभी बहुत सारे लोग थियोरिटिकली आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस इज पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा। अभी आपको कोई राजनीतिक दल का सदस्य होने के लिए कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग, हमारे पीढ़ी के लोग कॉलेज में आ रहे, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई विचारधारा नहीं है। उनको ऐसा समझाया गया 90 दशक की बात से कि राजनीति भी एक कैरियर है। जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैसे आपको भी छात्र नेता बनना पड़ेगा अपने कॉलेज में जाके, तभी आगे जाके अपने कैरियर में आप राजनीतिक बनेंगे। ये जो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है, ये जो शून्यता है, आज के दिन 2024 में खड़े होकर अगर हम देखते हैं, हमारे पीढ़ी के लोग, हमारे जनरेशन के लोग
जय श्री राम बोल के हिंदुत्व का झंडा लेके मस्जिद तोड़ने जाते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम तैयार हुआ था 90 के दौर से, उस आइडियोलॉजिकल वैक्यूम में आके आज नरेंद्र मोदी कह रहा है, आज बीजेपी कह रहा है कि ये हमारा सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है। 90 दशक के बाद से क्राइसिस बढ़ा है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, गरीबी बढ़ी है। हमारे पापा की पीढ़ी, हमारी मम्मियों की पीढ़ी जो इन सारे क्राइसिसों का सवाल, इन सारे क्राइसिसों का जवाब मार्क्सवाद में ढूंढ रहे थे, वामपंथा में ढूंढ रहे थे, हमारे पीढ़ी में आके बहुत सारे लोगों के पास वो सवाल का जवाब नहीं है। उन्हें लग रहा है हिंदुत्व उनके लिए सोल्यूशन है। उनको लग रहा है वो इसलिए बेरोजगार है क्योंकि हमारे देश में मुसलमान का संख्या बढ़ गया। उनको लग रहा है इसलिए उनके देश में गरीबी है, उनके घर में गरीबी है क्योंकि मुसलमान बाहर से आए थे और हमसे हमारी सारी संपत्ति लेके वो भाग गए। ये जो सोच है, ये जो नफरत पैदा उन्होंने किया है, बीजेपी आरएसएस 2014 साल के बाद से हमारी देश के अंदर इस नफरत को हमारे दिमाग में घुसाया है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेट एपरेटस को यूज किया है, आप क्या बोलेंगे, आप क्या सोचेंगे, उसके ऊपर उनका कब्जा है। वो तय करेंगे आप पीएचडी किस पे करेंगे, वो तय करेंगे आप आर्टिकल किस पे लिखेंगे, वो तय करेंगे आप ये मंच पे खड़े होके क्या बात कहेंगे, क्या बात नहीं कहेंगे। इस मंच से मैं याद करना चाहती हूँ हमारी कॉमरेड, हमारी साथी उमर खालिद, पिछले इतने दिनों से 1 साल से ज्यादा हो गए वो जेल के अंदर है। कहीं पे उनका बेल नहीं होता, कहीं पे उनका सुनवाई नहीं होता। और हमने देखा कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के जो गैंग रेपिस्ट थे, किसी के घर में शादी है इसलिए उनको पैरोल में छोड़ दिया गया। इस देश का जो सरकार है आपके सामने खुली चुनौती दे रहा है। अगर आप गरीबों के बारे में बात करेंगे, छात्रों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, नागरिक के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, इस देश के अंदर संविधान को लेकर बात करेंगे, आप जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन अगर आप बीजेपी आरएसएस करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, अगर आप मुसलमान औरतों के साथ गैंग रेप करेंगे तो आपके लिए खुली छूट दिया जाएगा। हम लोगों को तय करना पड़ेगा हम किसके साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे जो लोग इस देश को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटना चाहता है, या फिर उनके साथ रहेंगे जो इस देश को बांधना चाहता है, जोड़ना चाहते हैं। हम लोग ये स्लोगन देते हैं कि अगर वो हमें नफरत से तोड़ेंगे तो हम भी भगत सिंह के औलाद है, हम भी इनकलाब से जोड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, सर नहीं झुकाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं हर दिन हर रोज आके सावरकर को नेता बनाने का, सावरकर को हीरो बनाने का। कौन था सावरकर? जब हमारी देश की लड़की, हमारी देश की लड़कियां, हमारी देश की नौजवान इस देश को आजाद करने के लिए अपना जान दे रहे थे, सावरकर सेलुलर जेल में बैठ बैठ के माफीनामा लिख रहे थे कि हमसे बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो, इसके बाद हम ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक वक्त नहीं, एक आवाज नहीं उठाएंगे। आज उन्हीं के वो गुर्गे हैं, उन्हीं के प्रोजिनी हैं। हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डूसू का प्रेसिडेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो क्लास के अंदर घुस जाता है, कोई क्लास ले रहा है, कोई टीचर है, उनको धमकाता है, डराता है। हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ बात करना कोई गलत बात नहीं है, ऑफकोर्स करना चाहिए, पर किसके खिलाफ बात कर रहे हो आप? कहाँ थे ये डूसू के एबीवीपी के लोग जब हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस बढ़ोतरी हो रही थी? कहाँ थे ये एबीवीपी के लोग जब हमारे स्कॉलरशिप हमसे छीने जा रहे थे? कहाँ थे ये एबीवीपी के लोग जब हमारी देश के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी कॉलेज, हमारी स्कूल वो व्यापारियों के पास, कॉर्पोरेट के पास बेच दिया जा रहा था? जब हमारा भविष्य हमसे छीना जाता है, जब हमारा भविष्य हमसे लूटा जाता है, तब एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बात नहीं करता। पर इस देश के अंदर जहां जहां पे जमहूरियत है, जहां जहां पे आप और हम जैसे लोग बात करते हैं हमारा गला कुचलने के लिए, हमारा गला दबाने के लिए, वो सबसे पहले आ जाते हैं। पूरी देश के अंदर एक बहुत डिप्रेसिंग माहौल है। अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के ये नाकार दे के नहीं देश में सब भला चंगा चल रहा है, तब तो हमारे में और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो भी कहते हैं सब चंगा सी, हम भी कह देंगे सब चंगा सी। नहीं है सब चंगा, नहीं है सब कुछ ठीक, दुख का माहौल है, परेशानी का माहौल है। लेकिन इसके खिलाफ भी, इस दुख के दौर में भी, इस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग गाना गा रहे हैं। हमने देखा है हमारे किसानों ने पंजाब से चल के आ गए थे, दिल्ली 1 साल तक बंद करके रख दिए थे। वो ट्रैक्टर में बैठी हुई जो माँ जो कहती है कि मैं सिर्फ किसान की पत्नी, किसान की बीवी, किसान की माँ नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो किसान माँ हमको सपना दिखाता है। हम जब देखते हैं जेएनयू के अंदर जितने भी लेफ्ट संगठन है, प्रोग्रेसिव संगठन है, एबीवीपी के मारपीट के खिलाफ उनकी आंखों में आंख डाल के लड़ाई करते हैं और जेएनयू के अंदर इलेक्शन कराते हैं, हमको लगता है वहाँ पे होप है, वहाँ पे आशा है। हम देखते हैं पिछले 22 तारीख जब पूरा देश के अंदर राम नाम चल रहा था, जय श्री राम बोल के मंदिर तोड़ा जा रहा था, जय श्री राम बोल के मुसलमानों का दुकान बंद कर जा रहा था,
तब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी के लाख कोशिश के बाद भी हम लोगों ने राम का नाम का स्क्रीन किया और हजार बच्चे, हजार स्टूडेंट्स हमारे वो स्क्रीनिंग में आए। अगर इस देश के अंदर परेशानी है, अगर इस देश के अंदर जुल्मत है, तो उसके खिलाफ गाना गाने वाले लोग, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी लड़ रहे हैं। हमें जो चाहिए वो जुटबद्धता है, हमें जो चाहिए वो एकता है। अगर जितने सारे लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उनकी हिंसा के खिलाफ अगर हम एक लामबंद होकर लड़ने शुरू करें, तो मैं ये विश्वास करती हूँ एबीवीपी के अंदर, बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर इतना दम नहीं है कि हमारी जुलूसों को वो रोक सके, हमारी आवाज़ों को वो बंद कर सके, हमारी आवाज़ों को वो कुचल सके। मैं अपना बात लंबा नहीं करूँगी, बहुत सारे स्पीकर्स हैं वो अपना बात रखेंगे, पर इधर आने से पहले एक छोटा सा कविता मैं पढ़ रही थी। ये कविता तब लिखा गया था पाकिस्तान के अंदर जब जिया उल हक का शासन चल रहा था, जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्रेसिव लोग थे, जो अमन पसंद लोग थे, जो फिरका परस्त लोग थे, उनके खिलाफ वो जब शोषण कर रहे थे, उस दौर में एक कविता लिखा गया था। उसका जो लास्ट 2 पैरा है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दिन का हर्फ आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून के सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।